उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला एक व्यक्ति कई साल पहले रोजी रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र के नवी मुंबई आकर बस गया था। उसका नाम था बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा। परिवार में पत्नी सुनीता और दो छोटे छोटे बच्चे थे। जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी। एक दिन दोनों बच्चे अपने पिता से जिद करने लगे, पापा हमें मॉल घूमने जाना है। पहले तो बलिराम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं थे। आखिर उसने अपनी पत्नी को कहा, चलो आज बच्चे को मॉल घुमा ही लाते हैं। चारों घर से निकले और सड़क पर आकर ऑटो का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक ऑटो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ऑटो वाले ने कहा, साहब कहाँ जाना है? बलिराम ने मॉल का नाम बताया। किराया तय हुआ और पूरा परिवार उसी ऑटो में बैठकर मॉल पहुंच गया। कई घंटे मॉल में घूमने के बाद शाम को जब वे वापस लौटने लगे तो इत्तेफाक से वही ऑटो फिर उन्हें वापस मिल गया जिसने उन्हें मॉल छोड़ा था। इस बार किराए को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं हुई और उन्हें सुरक्षित घर छोड़ दिया गया। घर पहुंचने के बाद सुनीता ने कहा, भैया अगर आपको ऐतराज ना हो तो थोड़ा सा पानी पीकर जाइए। ऑटो चालक ने मुस्कुराकर हामी भर दी। पहले पानी पिया और फिर चाय के लिए जब पूछा गया तो चाय भी पी ली। कुछ देर बातचीत हुई और उसके बाद वहां से चला गया। करीब 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसी दिन ऑटो चालक फिर अचानक उस घर पहुंच गया। उन्होंने कहा, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे राखी बंधवाना चाहता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। सुनीता ने अपने पति की तरफ देखा। बलिराम ने भी हामी भर दी। इसके बाद सुनीता ने उसकी कलाई पर राखी बांध दी और फिर इसके बाद हर रक्षाबंधन को वह उनके घर राखी बंधवाने आने जाने लगा। धीरे धीरे उसका इस परिवार में आना जाना लगातार बढ़ गया। घर के लोग भी उसे परिवार के सदस्य की तरह मानने लगे थे। लेकिन साल 2025 में इसी परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदली बल्कि आगे चलकर पूरे नवी मुंबई को झंझोर कर रख दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। 24 अप्रैल 2026 महाराष्ट्र का नवी मुंबई रवाले MIDC थाना। सुबह सुबह एक व्यक्ति थाने के अंदर पहुंचता है और चेहरे पर उसके बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, साहब मेरा नाम है हरिराम कुशवाहा और मैं उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया का कोटिलामा गांव का रहने वाला हूं। पुलिस वाले ने कहा, बताइए क्या हुआ? हरिराम ने जवाब दिया, साहब मेरे बड़े भाई बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा पिछले करीब 11 महीने से लापता हैं। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। हमने रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से और हर संभव जगह पर उनकी तलाश की, लेकिन उनका कहीं भी कोई पता नहीं चला। अब मुझे डर है कि उनके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। हरिराम की शिकायत सुनते ही पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। इसके बाद सबसे पहले उसने बलिराम के बारे में पूरी जानकारी ली गई। हरिराम ने बताया कि उसके बड़े भाई कई सालों से नवी मुंबई में रह रहे थे। परिवार में उनकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे हैं। आखिरी बार अगस्त 2025 में उनसे बात हुई थी। इसके बाद से उनका मोबाइल बंद हो गया और फिर कभी संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने पूछा, इतने महीने तक परिवार की तरफ से कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई? हरिराम ने बताया कि उनकी भाभी सुनीता का कहना था कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद बलिराम घर छोड़कर चले गए और जाते जाते समय कह गए थे कि कुछ महीनों बाद वापस आ जाएंगे। इसी भरोसे में किसी ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद पुलिस ने सुनीता कुशवाहा को पूछताछ के लिए बुलाया। सुनीता ने भी वही कहानी दोहराई। उसने कहा, अगस्त 2025 में पति से विवाद हो गया था, जिसके बाद वे घर छोड़कर चले गए। उसी उम्मीद थी कि एक दिन वे वापस लौट आएंगे। सुनीता का बयान सुनने के बाद पुलिस को पहली बार शक हुआ। आखिर कोई व्यक्ति 11 महीने तक घर न लौटे और उसका मोबाइल लगातार बंद रहे और परिवार भी उसकी तलाश का कोई औपचारिक कोशिश न करे, यह कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। यहीं से पुलिस के जांच का तरीका बदलने लगा। सबसे पहले परिवार के सभी के मोबाइल नंबर लिए गए, उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन हिस्ट्री निकलवाई गई। जांच में पुलिस ने पाया कि सुनीता अपना नंबर 11 महीने में लगातार बदल चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने रहने का ठिकाना भी बार बार चेंज कर दिया था, चूंकि किराए का मकान था। अब पुलिस ने एक एक कर मोबाइल नंबर की जांच शुरू की। इसी दौरान एक ऐसा नंबर सामने आया जिस पर सुनीता की सबसे ज्यादा बातचीत हुई थी। यह नंबर राहुल प्रजापति के नाम से दर्ज था, जो नवी मुंबई के घनसौली इलाके में रहता था। यहीं से जांच की दिशा पूरी तरह बदलने लगी थी। इसके बाद पुलिस ने राहुल प्रजापति पर कई दिनों तक नजर रखी, उसकी गतिविधियों पर भी नजर रखी और पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाया। राहुल थाने पहुंचा तो पुलिस ने सबसे पहले उससे पूछा, सुनीता कुशवाहा को कैसे जानते हो? राहुल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, साहब वो मेरी मुंह बेली बहन है। कई साल पहले रक्षाबंधन पर उन्होंने मुझे राखी बांधी थी, तब से मैं और उन्हें अपनी बहन मानता हूँ। राहुल का जवाब सुनने के बाद पुलिस ने उसे जाने नहीं। दूसरी तरफ सुनीता को भी फिर से थाने बुलाया गया। इस बार दोनों से अलग अलग कमरों में बैठाकर एक जैसे सवाल पूछे गए। पुलिस ने दोनों के जवाबों का मिलान किया। शुरुआत में दोनों की बातें एक जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही थी, कई जवाब आपस में मेल नहीं खा रहे थे। उधर जांच की टीम भी अपने स्तर पर काम कर रही थी। पुलिस ने दोनों की कॉल डिटेल
मोबाइल लोकेशन और आसपास के लोगों से मिली जानकारी को आपस में जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे साफ होने लगा कि राहुल का इस घर में आना जाना सिर्फ राखी तक सीमित नहीं था, वह अक्सर सुनीता से मिलने भी आया करता था। जब पुलिस के सामने एक के बाद एक सबूत आने लगे तो दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस बार दोनों ज्यादा देर तक पुलिस को गुमराह नहीं कर सके। स्वीकार किया कि वे भाई बहन नहीं थे। राखी का रिश्ता सिर्फ लोगों का भरोसा जीतने का था, उन्हें गुमराह करने का था। हकीकत यह थी कि दोनों के बीच प्रेम संबंध बन चुके थे और काफी समय से एक दूसरे के वे संपर्क में थे। इसके बाद पुलिस ने पूछा, आखिर बलिराम कहाँ है? पहले दोनों चुप रहे, लेकिन जब पुलिस ने उनके सामने कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और दूसरे सबूत रखे तो आखिरकार वे दोनों टूट गए। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। राहुल और सुनीता ने पुलिस को बताया कि जब बलिराम को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो घर में आए दिन विवाद होने लगा। बलिराम ने कई बार राहुल का घर आना जाना बंद करवाने की कोशिश की। उसने अपनी पत्नी को भी समझाया, लेकिन दोनों ने मिलना बंद नहीं किया। धीरे धीरे दोनों इस नतीजे पर पहुंच गए कि जब तक बलिराम जिंदा रहेगा उनका साथ रहना आसान नहीं होगा। इसके बाद दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि अगस्त 2025 में उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी पूरी कर ली थी। सबसे पहले दोनों ने बच्चों को उनकी मौसी के घर भेज दिया ताकि घटना के वक्त घर पर कोई भी मौजूद ना हो। 8 और 9 अगस्त 2025 की दरमियानी रात जब बलिराम अपने घर में सो रहा था तभी राहुल वहां पहुंच गया। दोनों ने पहले से तय योजना के मुताबिक उसके कमरे में गए जहां बलिराम सो रहा था। बलिराम को संभलने का मौका भी नहीं मिला। दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में बलिराम की मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों पूरी रात इसी बात पर सोचते रहे कि शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए ताकि किसी को उन पर शक न हो। आखिरकार शव के निर्ममता से 3 टुकड़े किए गए। फिर उस हिस्से को अलग अलग पॉलीथीन में रखा गया। इसके बाद ऊपर कपड़ा लपेटा गया और 3 अलग अलग बोरियों में भर दिया गया। देर रात दोनों उन बोरियों को लेकर नवी मुंबई के गवलीदेव जंगल पहुंचे जहां अलग अलग जगहों पर तीनों बोरियों को फेंक दिया गया और वापस वे दोनों घर लौट आए। अगले दिन से दोनों ने ऐसा व्यवहार शुरू किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जो भी बलराम के बारे में पूछता उसे सुनीता यही बताती कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो घर छोड़कर चले गए और कहा कि मैं कुछ समय बाद वापस लौट आऊंगा। करीब 11 महीने तक यही कहानी सुनीता ने सबको सुनाई। लेकिन अप्रैल 2026 में जब बलिराम का छोटा भाई हरिराम अपने भाई की तलाश करते हुए नवी मुंबई थाने पहुंचा और थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस की जांच धीरे धीरे उस सच तक पहुंच गई जिसे दोनों ने इतने महीने तक छिपाने की कोशिश की। पूछताछ के बाद पुलिस राहुल और सुनीता को लेकर गवलीदेव जंगल पहुंची। दोनों ने उस जगह की निशानदेही की जहां पर शव के हिस्से फेंके गए थे। पुलिस ने वहां से बोरियां और कंकाल के अवशेष बरामद किए। सभी अवशेषों को कब्जे में लेकर पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया। जांच में मिले सबूतों और दोनों के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने सुनीता कुशवाहा और राहुल प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। बाद में दोनों को अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले ने न सिर्फ नवी मुंबई बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के लोगों को झंझोर कर रख दिया। जिस व्यक्ति को एक परिवार ने अपनापन दिया, बहन का रिश्ता मिला, उसी रिश्ते की आड़ में विश्वास टूटता हुआ चला गया। आखिर एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। इस पूरे मामले में अगर एक बात सबसे अहम रही तो वह रही हरिराम कुशवाहा की लगातार कोशिश। अगर वह अपने बड़े भाई की तलाश नवी मुंबई में थाने नहीं पहुंचता और पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करता तो शायद राज और भी लंबे समय तक दफन रहता। फिलहाल मामला अब अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल छोड़ दिया कि जब किसी रिश्ते में विश्वास खत्म हो जाए तो कानून अलग होने का अधिकार देता है, लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं। एक गलत फैसला न सिर्फ इंसान की जिंदगी खत्म करता है बल्कि कई परिवार को भी जीवन भर का दर्द दे जाता है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर हमारी प्रस्तुति आपको तथ्यपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी तथ्यपूर्ण घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना व अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।